हेलो एवरीवन। सो आज हम अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। सो इसमें हम बायो की एनसीईआरटी कवर करेंगे, बोथ 11th एंड 12th क्लास की, और हर एक एनसीईआरटी लाइन को कवर करेंगे। सो मेक श्योर वाइल रीडिंग एनसीईआरटी विद मी यू हैव योर एनसीईआरटी बुक्स ओपन एंड हैव अ हाइलाइटर और अ पेन विच एवर यू वांट इन योर हैंड एंड मार्क द इम्पॉर्टेंट लाइन्स। ओके, सो देखो, खाली चैप्टर के नोट्स पढ़ लेना, उन नोट्स को रिवाइज कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। जब आप कोई भी चैप्टर कवर करते हो तो सबसे पहले आपने उसको कवर करा, मतलब उसके नोट्स कवर करें, उसको रिवाइज कर, देन इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रीड इट्स एनसीईआरटी एंड दैट टू लाइन बाय लाइन। ऐसा कर सकते हो कि शुरू में जब फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, और जब फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तब उसमें आपने इंपॉर्टेंट लाइन जो थी वो मार्क कर दी। अब सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करने आओगे तो आप पूरी एनसीईआरटी दोबारा लाइन बाय लाइन पढ़ने के बजाय कर सकते हो, जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करे थे, अंडरलाइन करे थे, केवल उनको पढ़ लो, ठीक है। दैट वुड सेव योर टाइम। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो एवरीवन ओपन योर एनसीईआरटीज 11th क्लास। ये वाली जो एनसीईआरटी है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, द बुक विच आई हैव ओपन इज़ ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी है ना उसमें से बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया है शुरू का, द लिविंग वर्ल्ड वाला, ठीक है, व्हाट इज़ लिविंग में, ठीक है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी में वो चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप वीडियो पॉज करके उन पॉइंट्स को अपने पास अलग से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है। भले ही एनसीईआरटी ने उनको हटा दिए बट यू शुड नो। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम 4 सब टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। नाउ व्हाट आर दोस 4 सब टॉपिक्स? सबसे पहला सब टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है। सेकेंड सब टॉपिक विल बी nomenclature. Third, we would cover taxonomic categories. And lastly, we will talk about taxonomical aids. ठीक है, तो देखो, इस चैप्टर को हम 4 सब टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लिविंग क्या होता है, जिसके अंदर हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड, वी वुड बी कवरिंग नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ओके, थर्ड, वी विल बी स्टडिंग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जिसके अंदर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स में जैसे आपके बोटानिकल गार्डन्स हो गया, म्यूजियम्स हो गए, हर्बेरियम हो गया, की हो गई, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। वैसे ये वाला जो पोर्शन है इसमें कुछ एक मिनट, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी लेट्स रीड। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स, लीव अस स्पीचलेस। मतलब आप देख सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म जगह जगह पे, मतलब बहुत ही वास्ट डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत जगह पाए जाते हैं, भले ही वो कितने ही बर्फीले पहाड़ क्यों ना हो, कितना ही घना जंगल क्यों ना हो, कितना ही गहरा समुद्र क्यों ना हो, कितना ही साफ पानी, गंदा पानी, मतलब कैसा भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। भले ही हॉट डेजर्ट्स क्यों ना हो, हॉट स्प्रिंग्स क्यों ना हो, मतलब देयर एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं।
ठीक है। अब वो कौन कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन है, चलो मैं आपको ना एग्जांपल्स पे बता देती हूँ। जो बैक्टीरियाज हैं वो आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ येलो पिंक हॉर्स, और वैसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इस वाले टॉपिक पर टाइम वेस्ट क्यों ही करना है, रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक। हम सीधा जंप मारते हैं अपना वेरी फर्स्ट सब टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है, ठीक है। नाउ व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, अगर मैं आपसे पूछूं लिविंग आखिर होता क्या है, मतलब आप बोलते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू से आई एम लिविंग, सॉरी। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं लिविंग क्या होता है, आप कैसे बोलोगे कि ये चीज़ लिविंग है या ये चीज़ लिविंग नहीं है, ठीक है। आप कैसे बोलोगे प्लांट लिविंग है और ये टेबल या ये चेयर नॉन लिविंग है, कैसे डिफाइन करा। सो देखो, बायोलॉजी में हमने लिविंग को डिफाइन करने के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दी। हमने बोला कि देखो जो भी लिविंग है ना वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। अब वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे ये these comes into our mind as a unique feature of living organism। जैसे ही हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो लिविंग है, ठीक है। जैसे अगर आप में से किसी ने बोला होगा कि अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो लिविंग है, अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो लिविंग है, अगर जैसे उसको टच करा और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो लिविंग है, कॉन्शियसनेस बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। हम इसमें कुछ और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया, इंटरैक्ट हो गया, इमर्जेंस हो गया। इमर्जेंस होता है किसी चीज़ में निकलना, ठीक है। ना लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। अब हम हर एक करेक्टरिस्टिक को, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट जिसे हम कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया, इन सब हर एक फीचर्स को अलग अलग ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ से हमारा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक स्टार्ट हो जाएगा, दैट वुड बी ग्रोथ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक टर्म बतानी है, दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, अ प्रॉपर्टी दैट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए, नॉन लिविंग में उसका कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो, मतलब अगर मैंने बोला कि सपोज मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस एग्जांपल इज गुड। सपोज मैंने लाइन बोली ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, आगे जाके आप पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा सस्पेंस तोड़ रही हूँ यहाँ पे। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। बट एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ ग्रोथ, एग्जाम्पल के लिए, रिमेंबर कंफ्यूज मत होना, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल रही हूँ ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो ग्रोथ जो है वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जानी चाहिए, नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट हुई तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होना चाहिए, केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, ओनली फाउंड इन living organism, you can also write it as exclusively found in living organism, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, not found in, should not be found in नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में ये पाई नहीं जानी चाहिए, ठीक है। वेट, हम इसको बाद में लिख लेंगे। और तीसरा है नो एक्सेप्शन।
मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि लिविंग देखो सपोज मैंने बोला सपोज कोई प्रॉपर्टी है, उसने फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर लिया कि वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन भी उसने सपोज फॉलो कर ली कि वो किसी भी नॉन लिविंग में नहीं है। थर्ड कंडीशन लिविंग में है पर अगर उसका कोई एक्सेप्शन है कि बाकी सब ऑर्गेनिज्म में है सिर्फ इस एक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। वो ये राउंड क्लियर नहीं करा, आउट ऑफ द स्टेज, ठीक है। तो अब ये जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, इनमें आप यही सर्च करना क्या हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया में रख पा रहे हैं, क्या ये तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर वो तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो वो एलिजिबल है टू बी कॉल्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अगर उसने उन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करा तो वो स्टेज से बाहर, राउंड से बाहर, आउट ऑफ द स्टेज, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो हम सबसे पहली अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ग्रोथ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टेक आउट योर हाइलाइटर और अ पेन विच एवर यू हैव, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से पहले भी कई बार PYQ आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ? So increase in mass and increase in number of individuals are the twin characteristics of growth. ये as it is line आई है कई बार, ठीक है। Now a multicellular organism, अगर मैं एक multicellular organism के अंदर बात करूँ तो एक multicellular organism जो है वो कैसे ग्रो करता है? सेल डिवीज़न के थ्रू। अब multicellular organism में आपके कौन कौन आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स है उनके अंदर सेल डिवीज़न कॉन्टिन्यूसली होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। मतलब एक पौधे में पूरी उसकी ज़िंदगी, पूरी उम्र भर उसमें ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। एक पौधा छोटे से लेके बड़ा होता रहता है, ठीक है। उसकी कोई मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम लिमिट, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, आप कह सकते हो, ठीक है। वो ग्रो करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। बट इन केस ऑफ एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो सर्टेन एज तक ही होती है। जैसे हम देखते हैं हमारी हाइट वो एक एज के बाद रुक जाती है, ठीक है। आप में से मोस्टली की भी हाइट वो रुक गई होगी मोस्टली, और यू कैन, लड़कियों की मैं कह सकती हूँ, ठीक है। लड़कियों की रुक जाती है मोस्टली, फिर किसी किसी की बढ़ पाती है, ठीक है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। सो एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो एक अप टू सर्टेन एज ही देखी जाती है। उसके बाद सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, और अब वो हाइट बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है सेल डिवीज़न, वो अंदर की रिपेयरमेंट के लिए होता है। मतलब चोट लग गई तो वहाँ पे आपको नए सेल्स लाने हैं, तो उनके लिए भी तो सेल डिवीज़न कराना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे वो काम आते हैं सेल डिवीज़न। हाउएवर सेल डिवीज़न अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। लॉस्ट सेल्स यानी आप कह सकते हो जैसे चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो उन सारे सेल्स को रिपेयरमेंट के लिए, ठीक है। अब ये तो बात थी मल्टी सेलुलर की। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कैसे ग्रो कर रहे हैं? थ्रू सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। नाउ वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। इन विट्रो कल्चर्स में हम क्या करते हैं, हम ग्रोथ कैसे देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। वहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे ना, आप उनको काउंट कर लेना माइक्रोस्कोप में देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो यू कैन इजीली काउंट, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर होते हैं जो मोर देन वन सेल्स के बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हो गया जैसे अमीबा, और मल्टी सेलुलर के तो हम एग्जांपल हैं, जीते जाते इतना बड़ा इंसान, ठीक है। नाउ
In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. अगर मैं हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स से इसके कहने का मतलब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं. एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ. आपका वजन बढ़ रहा है तो वो भी एक ग्रोथ ही है. अब वो किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव. ठीक है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. चलो ये वाली लाइन छोड़ते हैं अभी हम एक चीज पे बात करते हैं. रुको, अभी तक जो हमने क्या पढ़ा? हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. हमने मल्टी सेलुलर के बारे में बात करा, हमने यूनिसेलुलर के बारे में बात करा, प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ बात करी, और हमने देखा कि ये तो फर्स्ट वाली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसने राउंड 1 क्लियर कर लिया. ग्रोथ ने राउंड 1 क्लियर कर लिया. अब देखते हैं क्या ये राउंड 2 को क्लियर करता है. राउंड 2 है कि वो किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाना चाहिए. वी विल बी टॉकिंग अबाउट राउंड 2. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. अब आप सोचो ये लाइन क्या है. देखो, इसमें बोल रहा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर रहा है. अगर मैं बोलूँ इंक्रीज इन बॉडी मास भी ग्रोथ है, मतलब मैंने बोला आपका वजन बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ है, तो आपको नॉन लिविंग का कैसे वजन बढ़ रहा है, मास उसका कैसे इंक्रीज हो रहा है. देखो, इसमें एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है. जैसे माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, सैंड माउंट्स हो गए, ये भी ग्रो करते हैं. However, this kind of growth exhibited by non-living is by accumulation of material on the surface. देखो, हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है ना वो इंटरनल होती है, अंदर से सेल्स इंक्रीज होते हैं. वेयर एज जो ये नॉन लिविंग्स है, माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, सैंड माउंट्स हो गए, इनमें बाहर से धूल मिट्टी गिर रही है, कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो उसका कैसे ना कैसे करके मास तो इंक्रीज हो रहा है ना. वो हम अब ये पॉइंट है ही नहीं कि वो अंदर से ग्रो कर रहा है, बाहर से ग्रो कर रहा है. हमने सिंपल लाइन बोल दी कि इंक्रीज इन मास को भी हम ग्रोथ बोल रहे हैं, तो ऐसे तो नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, भले ही उसमें से बाहर से मटेरियल भले ही उस पर एक्यूमुलेट हो रहा. ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी है, ग्रोथ नॉन लिविंग में आ रही है, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का सेकंड क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाया ग्रोथ, हेंस वो स्टेज से बाहर हो जाता है. ग्रोथ हेंस हम बोल सकते हैं ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. बट अगर मैं एक लाइन बोलूं, ध्यान से सुनना, मैंने एक लाइन बोली, इंटरनल ग्रोथ और यू कैन से इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं इसको, इंट्रिंसिक भी होता है मतलब अंदर से. I'm sorry for my bad handwriting. मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, एक ध्यान से पढ़ो इसे. इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. यू कैन. अब मेरे को ये बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. आई एम गिविंग यू 10 seconds, थिंक अबाउट इट. मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी, पहले आप खुद से सोचो. बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. ये मत बोलना कि मैंने तो ट्रू बोला था और ये आंसर बाद में फॉल्स निकल रहा है, मैं तो फॉल्स बोला. नहीं, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ.
अगर आप सही आंसर दे पा रहे हो वेरी वेल एंड गुड, नहीं दे पा रहे हो तो अंडरस्टैंड द रीज़न। ओके, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। सो टाइम्स अप। डिंग 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 डिंग। अब बात करें इस क्वेश्चन की, इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, येस और नो? सो आंसर इज ट्रू, येस। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर से, जो ग्रोथ अंदर से हो रही है। अंदर से ग्रोथ कैसे? सेल के एक्यूमुलेशन से हो रही है, और सेल क्या है? लिविंग चीज है। जो नॉन लिविंग है उनके अंदर तो बाहर से ग्रोथ हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। सो अगर मेरे से साफ साफ ग्रोथ के आगे अगर ये वर्ड आ गया ना, इंटरनल और इंट्रिंसिक, तो आप बोलोगे येस इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट अगर केवल पूछा गया ग्रोथ, अगर सिर्फ लिखा गया ग्रोथ, तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। खाली ग्रोथ अगर बोला जाए तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो बाहर से हो रही है, इंट्रिंसिक जो अंदर से हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, देन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आई होप जिनका आंसर गलत है उनको समझ आ गया कि उनको कहाँ गड़बड़ हुई उनसे, ठीक है, समझ आ गया ना? चलो, अगर कुछ समझना है ना, देन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गिव योर आंसर्स देयर ओनली, ओके। और अगर वो क्वेश्चन अच्छा हुआ देन वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। देखो साफ साफ लिख दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहाँ से हो रही है? अंदर से हो रही है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ये इस स्टेटमेंट पे नहीं बोल रहा है, ये इस स्टेटमेंट पे बोल रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। कंडीशंस अंडर विच इट can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is the characteristic of living organism. A dead organism does not grow. कोई भी मरा हुआ जानवर, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो कर जाएगा? पॉइंट तो है, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट याद रखना, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम अपना सेकंड करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है मतलब कि ये फर्स्ट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, अगर हम देखें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, अपने आगे की जनरेशन जनरेट करना, प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के या तो थोड़ा ज़्यादा या थोड़े कम सिमिलर फीचर्स दिखाना। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली जो रिप्रोडक्शन की बात होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिनोट करती है। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो मेजरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ही इशारा करती है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो। अब ऐसा नहीं है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फंजाई की,
तो फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जो फंजाई है उसके अंदर बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाता है, मतलब बहुत जल्दी मिलियंस में उसके काउंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। ओके, इन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, वी ऑब्जर्व बडिंग, उनके अंदर बडिंग दिखती है। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब देखो, हम ह्यूमंस जो है वो वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड का मतलब है हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है। हम सोच सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम खुद मतलब काम कर सकते हैं अपना, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, मतलब बैक्टीरिया हो गया, जैसे बैक्टीरिया के हाथ पैर आपको दिख रहे हैं, मतलब आप समझ लो कि एक बहुत ही नीचे के स्तर पे और एक बहुत ऊंचे स्तर। ठीक है, सो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इनके अंदर हमको दिखती है बडिंग। ये एग्जांपल्स याद रखना। फंजाई के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है। सिर्फ ऐसे जैसे मैंने हाईलाइट करा है ना, फंजाई एसेक्सुअल स्पोर, यीस्ट और हाइड्रा बडिंग, ऐसे अंडरलाइन कर लो कि फंजाई के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं, यीस्ट और हाइड्रा बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। आगे बात करूं अगर मैं प्लेनेरिया की, प्लेनेरिया होता है फ्लैटवर्म। ठीक है, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, इसके अंदर क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो होता क्या है, प्लेनेरिया कुछ ऐसा दिखता है। सपोज ये मैंने वो इसकी तो 4 आंखें बन गई, बेचारे की 2 ही आंख थी, हमने 4 बना दी, सॉरी। ये डबल डबल क्यों चल रहा है आज पेन, सॉरी गाइस। अब जैसे भी बन रही है अब झेल लो इसकी आँख। आई नो 1 फुटी आँख बन रही है, ये तो चश्मा बन गया, कोई बात नहीं, हमारा चश्मे वाला प्लेनेरिया है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। सपोज मैंने इस प्लेनेरिया को 3 हिस्सों में काट दिया, वेरी सैड, बेचारे को 3 भाग में काट दिया गया है। गुस्सा आ रहा था तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, सो इसको मैंने 3 चाकू से लिया और चक 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 3 हिस्सों में काट दिया मैंने इसको, तो ये इसके 3 हिस्से बच गए। टिंग टिंग, अरे भाई आज तो जो दी छोटी आ गई। मैंने इसका चश्मा उतार दिया, चश्मा उतार के इसकी आँख छोटी लग रही है। ठीक है, बस यही समझ लो, और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो ये इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए और इसको तीनों को अलग अलग पैलेट पे रख दिया। ठीक है, अलग अलग स्लाइड पे रख दिया मैंने, और मैंने इसको छोड़ दिया कुछ देर के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका जो हर एक पार्ट है ना वो इंडिविजुअली ग्रो करना स्टार्ट कर गया। मतलब कि जैसे कि ये फर्स्ट वाला था जिसका मैंने चश्मा उतार दिया था, 2 आँख वाला, फिर उसका, सॉरी अभी रुक जाते हैं, ये बीच वाला हिस्सा था और ये इसका नीचे वाला हिस्सा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, इसने अपना दोनों हिस्से अपना आप रीजनरेट कर लिए। इसने अपना खुद अपना ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बना लिया, और इसने खुद अपना ऊपर का हिस्सा बना लिया। चश्मा पहना देते हैं, यस। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेरिया। यहाँ पे क्या हुआ है, अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो ये फ्रेगमेंट कर दिए थे, इसके मैंने 3 फ्रेगमेंट कर दिए थे। अब ये जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म था, इसने अपने हर एक लॉस्ट पार्ट को, जो इसका इस वाले हिस्से का नीचे वाला हिस्सा गायब हो गया था, इसका ऊपर का नीचे का, और इसका ऊपर का हिस्सा गायब हो गया था, तो हर एक ने अपना अपना हिस्सा अलग अलग डेवलप करा। और तीनों, अब मैंने तो काटा एक था, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने एक को काट दिया, और इसने तो मेरे आगे अपनी 3 की सेना खड़ी कर दी। बताओ, अब अगर मैंने इनको फिर काटा, फिर ये और डबल हो जाएंगे।
बस, तो ये तो अपनी प्रोजेनी, अपनी आगे जनरेशन ही बढ़ाता चला जाएगा ऐसे फ्रेगमेंट काटते काटते। छोड़ो, हम आगे पढ़ते हैं। नाउ फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, आई विल हाईलाइट। ओके, सो नाउ द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। हर एक जो है ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है फ्रैगमेंटेशंस। ये 3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना, और कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ये याद रखना। क्या कौन कौन है? फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस है। ये तीनों कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? फ्रैगमेंटेशन से, विच इज अ मेथड ऑफ एजिंग। ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अब अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी की बात करूं या फिर अमीबा की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो एक ही चीज़ है। देखो, हमने अभी ऊपर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ की बात करी थी। क्या पढ़ा था? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। भले ही वो मास में इंक्रीज हो रहा हो या फिर उसके नंबर बढ़ रहे हो, इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हो, तो वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें तो मास इंक्रीज होना तो एज सच कुछ है नहीं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखो तो एक इंडिविजुअल से 3 इंडिविजुअल बन गए, एक इंडिविजुअल से 3 इंडिविजुअल बन गए, तो हम देखें तो यहाँ पे ग्रोथ तो हुई है, और यही सेम चीज़ रिप्रोडक्शन भी है। तो हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है दैट इज रिलेटेड विद ग्रोथ। कैसे? नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और मास। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, जो अभी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स पर है। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हेंस अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, देखो मल्टी सेलुलर में तो साफ साफ क्लियर है कि रिप्रोडक्शन का मेथड अलग है, ग्रोथ का मेथड अलग है। बट अगर हम देख रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन टर्म्स जो हैं इनका कुछ अलग अलग नहीं बोल सकते कि अभी इस टाइम पे ये ग्रोथ कर रहा है या इस टाइम पे ये रिप्रोड्यूस कर रहा है। आप अलग से नहीं बता सकते। मैंने स्लाइड में प्लेन एरिया रख दिया, आप बता दोगे कि ये ग्रो कर रहा है या फिर रिप्रोड्यूस कर रहा है। वो अपने पार्ट्स रीजनरेट कर रहा है, ठीक है, ट्रू रीजनरेशन कर रहा है वो अपना, तो आप बता दोगे कि, तो हम बोल सकते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्लियरली डिफाइन नहीं है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो इसने पहला क्राइटेरिया फॉलो कर लिया था, इसने अपना पहला क्राइटेरिया फॉलो कर लिया था, दैट वाज कि ये किसी भी ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। दूसरा भी क्राइटेरिया इसने अपना फॉलो कर लिया था, दैट वाज ये अपने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। आप देख रहे हो माउंटेन रिप्रोड्यूस कर रहा है, ओ भाई एक पहाड़ था, 1 साल बाद इसी का बच्चा आ गया, दूसरा बच्चा पहाड़, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया है, नॉन लिविंग में उसका कोई नामो निशान नहीं दिखता। अब देखते हैं क्या ये अपनी तीसरी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, विच इज़ नो एक्सेप्शन। क्या ये तीसरे राउंड में तीसरे राउंड में तो खैर पहुंच ही गया, क्या ये तीसरे राउंड को क्लियर कर पाएगा? अगर तीसरा राउंड नो एक्सेप्शन वाला क्लियर कर लिया तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का क्राउन जीत जाएगा, और अगर नहीं किया तो उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का क्राउन नहीं मिलेगा। ग्रोथ अपना सेकंड क्राइटेरिया हार चुका था, तो वो सेकंड राउंड में ही बाहर हो गया था, तो वो अपना तो हार ही चुका है। देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो 2 राउंड क्लियर कर चुका है रिप्रोडक्शन। थर्ड राउंड पे आते हैं। थर्ड राउंड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड राउंड में फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि म्यूल्स हो गया, खच्चर,
स्टेराइल वर्कर बीज हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए। देखो जैसे बहुत सारे ह्यूमन भी ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, जो बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पाते, प्रोजेनी आगे जनरेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो हेंस इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है इंसान, ठीक है। भले ही वो आगे की प्रोजेनी नहीं कर पा रहा है, भले ही वो इनफर्टाइल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग है, वो लिविंग है। हेंस मेरे को ये इसका एक्सेप्शन मिल गया। तो हम बोल सकते हैं क्या इसने अपना थर्ड राउंड क्लियर नहीं करा, उप्स, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाया और उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का ताज नहीं मिला, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जा रही, इसीलिए बोला है ऑल इंक्लूसिव। Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating itself, but it doesn't mean कि मैं इसको इस रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का ताज दे दूँ। उसने अपना क्राइटेरिया तो फॉलो करा ही नहीं। अगर सपोज मैंने बोल दिया कि चलो, मैंने बोला रिप्रोडक्शन को हम बोल देते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का ताज दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने दो क्राइटेरिया तो फॉलो कर लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और नॉन लिविंग में नहीं होता। बट नो, आप क्या बोल दोगे ये इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, आप इसको नॉन लिविंग बोल दोगे क्या? नहीं, दे आर लिविंग, ठीक है। हेंस हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. ठीक है। सो अब हम अपना थर्ड क्राइटेरिया स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेटाबॉलिज्म। इसमें भी हम वही तीनों क्राइटेरिया को देखेंगे। क्या ये लिविंग क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, क्या ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है। इन तीनों राउंड्स में ये जाएगा। चलो इसको भी देखते हैं। सबसे पहले तो अब राउंड वगैरह तो छोड़ो, हम सबसे पहले बात, हमको टॉपिक समझना है, वो तो ऐसे हंसी मजाक की बात है। हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है, ठीक है। देखो, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। हमें पता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस चीज़ का बना है? केमिकल्स का बना है। अब केमिकल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस एक्सेट्रा। ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब केमिकल जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस के केमिकल्स होते हैं which are constantly being made and changed into some other biomolecules, मतलब कुछ से कुछ बने। These conversions are chemical reactions और metabolic reaction। अब ये जो conversion हो रही है ये क्या है? ये metabolic reaction या आप बोल सकते हो chemical reaction है। अब हमारी बॉडी में there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism। हमारी बॉडी में एक ही टाइम पे बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। अब चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या वो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ही होगी। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिस्ट मेटाबॉलिज्म। हर एक प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हमको देखने को मिलता है। अब इतनी देर से हम मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, ये मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है, भले ही वो कैटाबॉलिज्म है, भले ही वो एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म जो ठीक है, भले ही वो जितनी भी जोड़ने तोड़ने वाली रिएक्शंस चल रही हों, सभी रिएक्शंस को लो, जोड़ दो, जो बना जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, हर एक रिएक्शन को मिला के हम बोल रहे हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मेटाबॉलिज्म नहीं देखने को मिलता। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का सेकंड राउंड क्लियर।
फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो ही गया था कि सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फर्स्ट राउंड यहाँ क्लियर हुआ। सेकेंड राउंड कहाँ, सेकेंड क्राइटेरिया कहाँ क्लियर करा इसने, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं है। नाउ मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो बॉडी के बाहर भी हो सकती है, सेल फ्री सिस्टम के अंदर। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, किसमें, सेल फ्री सिस्टम में। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना कि एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि बॉडी के बाहर हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब के अंदर किए जाते हैं, आउटसाइड द बॉडी किए जाते हैं, वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वूहू, मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का ताज मिल गया, पहला क्राइटेरिया ऐसा मिल गया हमको जिसने ताज जीत लिया है, क्योंकि ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर वो चीज़ मैं बोल रही हूँ जिंदा है यानी कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। जो बॉडी के बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं टेस्ट ट्यूब, जैसे मैंने अभी बताया था, दीज रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ये लिविंग नहीं है, मतलब लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन होती है ना वो लिविंग होती है, ठीक है। अगर इस लाइन में डाउट आ रहा हो तो एक बार कमेंट कर लेना। आई विल टीच दिस लाइन अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर इफ यू वांट, ठीक है, यू हैव टू कमेंट दैट, क्योंकि ये वाला टॉपिक है ना मेजरली, इसमें मोस्टली बच्चों को डाउट आता है एंड आई डोंट वांट यू टू स्टे इन दैट डाउट जोन। तो आप पूछ लेना अगर आपको समझना है तो, ठीक है, वरना एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना। अब हम अपना नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। सेल, बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होंगे, दे फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे तो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाँ, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओह, इसने डिफाइनिंग फीचर पहले ही बोल दिया, मतलब इसको पहले ही ताज दे दिया गया है। इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is ability to sense their environment। यहाँ पे हम अपना, इसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही बोल दिया है। देखो, इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम जानते हैं, लिविंग है तो वो सेल का बना ही होगा। कोई भी नॉन लिविंग चीज़ सेल से बनी तो होती नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ नहीं है, कोई भी प्लास्टिक नहीं है जो सेल से बना, ठीक है। प्लस अगर कोई चीज़ सेल से बनी है तो वो लिविंग है, नॉन लिविंग सेल से बना नहीं होता और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसको ताज तो मिल ही गया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का। अब हम अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस, जो कि बहुत ही टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या है? एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। देखो, कॉन्शियसनेस क्या होता है? एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, मतलब हम अपने आसपास का महसूस कर सकते हैं, ठीक है। महसूस करना और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना स्टिमुलस के, मतलब आपने कुछ गर्म तवा छू दिया सपोज, ठीक है, तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे करते हो, ठीक है, तो यू कैन सेंस दैट एंड रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स दैट, ठीक है। हेंस हम बोल सकते हैं वी हैव कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है,
ठीक है, जैसे किसी किसी को एलर्जी होती है, ठीक है, तो उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, किसी को वीजिंग होने लगती है, मतलब बहुत सारे एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, उनको वो आने शुरू हो जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। ऐसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स, हम कैसे सेंस कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कर रहे हैं। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, आपने देखी होगी जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें आ रहे हैं, जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। अब भले ही वो प्रोकैरियोट हो या फिर वो यूकैरियोट हो, हर एक ऑर्गेनिज्म सेंस कर सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है एनवायरमेंटल क्यूज के अगेंस्ट, ठीक है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड जो है मतलब लाइट कितने टाइम तक आ रही है, मतलब प्लांट्स को कितने टाइम तक लाइट मिल रही है, ठीक है, वो जो लाइट है ना वो अफेक्ट करती है सीजनल ब्रीडर्स को, जो सीज़न में ही एक पर्टिकुलर सीज़न में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फोटो पीरियड अफेक्ट करता है, ठीक है, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी में कभी ना कभी केमिकल आ जाता है, तो उनकी बॉडी उनको झेलती है, कैसे ना कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, तो हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस क्या है, आगे की लाइन मैंने जानबूझ के छोड़ी है, अभी उस पर ध्यान मत देना। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसने भी ताज जीत लिया है, ये तीसरा ऐसा कैंडिडेट है जिसने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का ताज जीता है। किस किसने जीता, मेटाबॉलिज्म ने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, और तीसरा है कॉन्शियसनेस। लाइन कौन सी छोड़ी थी मैंने, अब उसके बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ therefore has self consciousness। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा इकलौता ऑर्गेनिज्म है जिसको खुद के बारे में ख्याल है, मतलब आप अपने बारे में अवेयर रहते हो कि मैं ऐसे दिख रही हूँ, मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, सेल्फ अवेयरनेस जिसे हम बोलते हैं, उसी को हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल ह्यूमन बीइंग के पास है। कोई ईस्ट बोलेगा अरे आज तो मैं ऐसा दिख रहा हूँ, आज तो मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, हाँ ऐसे दिखते हैं हम, नहीं, प्लांट ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, केवल और केवल ह्यूमन बीइंग इकलौता ऐसा। इवन एनिमल्स तक ऐसा नहीं करेंगे। किसी एनिमल को देखा है, अरे आज तो मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, चलो इसको कंघी करके सही कर लेते हैं, नो, ठीक है। सो अगर मैं एक स्टेटमेंट, चलो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, जल्दी आओ, ये वाली स्टेटमेंट तो आपको समझ आई गई, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, ध्यान से सुनो, ए यार चलो आपके पास क्वेश्चन आ गया है, वही सेम 10 सेकेंड्स, अभी स्टेटमेंट पढ़ाई थी, जल्दी बोलो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। 10 सेकेंड्स, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10, टाइम्स अप। चलो अपना आंसर सोच लिया आपने, अब देखो आंसर इज फॉल्स।
क्यों? मैंने अभी बताया सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो केवल और केवल ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है। ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, फर्स्ट क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। ऑब्वियसली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, सेकंड क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, बट थर्ड क्राइटेरिया को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसके एक्सेप्शंस है, ह्यूमन को छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आप कैसे कह सकते हो सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या होगी? सेल्फ कॉन्शियसनेस इज not considered as a defining property, only consciousness is considered as a defining property। आई होप ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, आगे बढ़ते। कुछ ना समझ आए प्लीज़ बता देना, अपने अंदर कोई डाउट जोन में मत घूमना, क्योंकि अगर डाउट में रहोगे तो गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ गलत करके आओगे फिर। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in the coma. हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कोमा में होते हैं, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। वो वर्चुअली सपोर्टेड होते हैं मशीन से, विच रिप्लेस द हार्ट एंड लंग। उनके लंग्स और हार्ट काम नहीं करते हैं, तो उनको वर्चुअली मशीन से सपोर्ट दिया जाता है। अदरवाइज वो ब्रेन डेड होते हैं, उनका ब्रेन भी कुछ काम नहीं कर रहा होता है। उन पेशेंट्स पे सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं होती है। लो, उसको एक और एक्सेप्शन दे दिया मैंने। पेशेंट्स lying in coma stage, they don't have the ability of self consciousness, तो आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। क्या वो पेशेंट्स जो है अब उनका कुछ पता नहीं है कि वो नॉर्मल लाइफ में कब, कितने सालों बाद वो अपनी कोमा की नींद से उठेंगे? ठीक है, कुछ पता नहीं है किसी को में। अब उनके लिए डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक, तो ये वाला चीज़, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि अब वो कोमा पेशेंट्स को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शन। जैसे जैसे आप हाई क्लासेस में आओगे आपको पता चलेगा जितने भी लिविंग फिनोमिना होते हैं वो इंट्रैक्शंस की वजह से होते हैं। ये क्वेश्चन ना आ जाता है, देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। देखो, सेल्स एक साथ इकट्ठे प्रोड्यूस होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि ये सेल यहाँ जाने वाला है तो ये इसी को फंक्शन करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे सेल्स एक साथ इकट्ठा एक ही जगह पैदा होते हैं। ठीक है, और फिर जहाँ जिस सेल की ज़रूरत होती है उसको वहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है, बट वो सेल अपने अंदर से एबिलिटी लेके प्रोड्यूस नहीं होता कि मैं हार्ट का सेल हूँ तो मेरे को धड़कना है, नहीं। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ इंट्रैक्ट करते हैं, आपस में टिश्यू फॉर्म करते हैं, तब उस इंट्रैक्शन की वजह से उसमें वो प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो हार्ट का जैसे मैंने एक टिश्यू उठाया, तो वो जो प्रॉपर्टी है उस टिश्यू की, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल उस हार्ट के सेल में प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन वो कैसे आई उस सेल के अंदर? बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, उस टिश्यू को बनाने वाले सेल्स इंटरेक्ट करें आपस में, तब जाके उनके अंदर वो प्रॉपर्टी आई। ठीक है, सिमिलरली properties of cellular organelles are not present in molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle। सपोज कोई सेल ऑर्गेनल बना है, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया बना है। ठीक है, बहुत आ गई अब सबकी लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नहीं, चलो छोड़ देते हैं उस लाइन को। नाउ, प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल। अब वो सेलुलर ऑर्गेनल जिस मॉलिक्यूल से बना होगा, उसके मॉलिक्यूल को नहीं पता होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होने वाला है, इसको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो अब वो कैसे आई उसके अंदर प्रॉपर्टी? जब बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करें, तब उनके अंदर वो प्रॉपर्टी जनरेट हुई, और फिर वो उस फंक्शन को आगे कर पा रहे। Now these interactions result in emergent property at a higher level। अब ये interactions जब कंटिन्यू होते हैं फिर हायर लेवल पे ये डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ठीक है, दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
complexity at all level. Therefore we can say that living organism are self replicating. अब लाइन आ गई ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेट, खुद रेप्लिकेट करते हैं. इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम विच आर केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुला. नाउ बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी किसकी कहानी है? अर्थ पे लाइफ कहाँ से आई. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ. अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस हुए, कहाँ से आए, कौन सा अंडा टपका भाई, कौन सी मुर्गी पहले आई, कौन सा अंडा आया पहले, जिससे लाइफ इवॉल्व हुई. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब लिंक्ड है आपस में टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट ड्यू टू वेरिंग डिफरेंस. ठीक है, हम सबके अंदर डीएनए है बट सबका डीएनए डिफरेंट है, तभी हम सबकी शक्ल सूरत डिफरेंट है. तभी कोई गोरा है, कोई डिफरेंट शेड्स में. ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, कोई खुद ज़्यादा ही सुंदर है, किसी के बाल बहुत अच्छे. ऑल दीज आर ड्यू टू जीन्स, जेनेटिक मटेरियल. सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, दैट इज डीएनए, बट उसके अंदर जो जीन्स हैं वो वेरी कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ओके, सो इसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. और फिर जो आपकी नई एनसीईआरटी में जहाँ से भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा आप वहाँ से स्टार्ट कर लेना, अंडरलाइन करना. ठीक है, और कुछ समझना है सो डू कमेंट. कोई डाउट अपने अंदर मत रखना, कोई डाउट जोन में मत घूमना भाई. डाउट जोन में घूमोगे गोल गोल घूमते रह जाओगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे, मार्क्स लूज करोगे, ओवरऑल लॉस आपका होगा. मेरे से डाउट पूछ लेना, कोई भी डाउट हो रहा हो कमेंट सेक्शन में डाल देना. आई विल रिप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल. और डाउट बहुत अच्छा होगा तो वी विल टेक इट अप